8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित। अब शुरू कर रहे हैं हम अध्याय 12 गुणनखंडन। तो ये रहा इसका पाठ, एक बार देख लीजिए। तो ये रहा हमारा पूरा अध्याय, ये अध्याय। और यहाँ पर ये जो 4 सूत्र दिए गए हैं ना, इन्हीं का हमेशा अब इन्हीं में इस्तेमाल होना है। इधर भी देख लीजिए, ये रहा दूसरा पन्ना यानी कि 73 नंबर। तो ये ऐसे ये पूरा पाठ एक बार अच्छे से देख लीजिए और इस पर कुछ सवाल हल किए गए हैं, ठीक है। तो और ये यहाँ से हमारा ये 74 नंबर पेज का है, सवाल कुछ दिए हुए हैं। अब हम पे इस पर काम करना है। तो शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। तरीका वही है जो पिछले प्रश्नों में दिया गया था कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए, सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो देखिए जी, 17xyz और 34xy² और 51x² में सार्व गुणनखंड होता है। सार्व का मतलब होता है जो तीनों में हो। तो चूंकि अगर आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो देखिए तीनों में क्या है, 17 है, 2 34, 17 3 51, यानी 17 तो मिल रहा है, वो अलग कर लीजिए। फिर क्या है, x देखें इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x² है तो x है, इधर से एक x निकाल लिया। फिर y इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है। इसमें z है लेकिन इसमें z नहीं है, यानी ये वाला छोड़ देना है। तो 17xy कहाँ लिखा है, ये लिखा है b में। b का मतलब हो गया b में गोला लगा लेना है। ऐसा सार्व गुणनखंड निकल लेता है, ठीक है, शॉर्टकट में। अब 12वां कह रहा है कि 12x² y² का अखंडनीय गुणनखंड। अखंडनीय का मतलब होता है अब उससे और खंडित, यानी और उसके गुणनखंड और ना हो सके। तो देखो x² का तो ऑलरेडी गुणनखंड 2 टुकड़ों में हो जाएगा, x में x का, y² भी ऐसे ही हो जाता है, और इधर 12 और x का है, 12 भी टूट जाता है, 3 है ना, 3 2 2 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 3 12, ये भी खंडनीय है। x केवल अकेले है, यहीं पर रुक जाता है। तो इसका x कहाँ आया है, c में, तो c में गोला लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 नंबर, 8x धन 8/8 का सरल रूप होगा। तो क्या करना है, इन दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, हल करके देख लीजिए। 8 निकल आया तो इधर x बचेगा, इधर जब 8 निकल गया तो 1 बचता है, तो ये से कट गया x धन 1। x धन 1 कहाँ दिख रहा है, x धन 1 a पर लिखा है, a पर गोला लगा लीजिए। अब चौथा नंबर ये कह रहे हैं कि a² ऋण 2ab धन b² के बराबर होगा। ये दरअसल सर्वसम क्या है, अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, इधर ये सर्वसम क्या है, कि a ऋण b का होल स्क्वायर कितना हो, a² ऋण 2ab धन b²। ये सर्वसम क्या है। सर्वसम क्या अगर कहीं अगर आप पहले से याद है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बस सीधे से उसका मान रख दीजिए कि कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है d में, तो इसमें d में गोला लगा लीजिए। अब इसी तरह आ जाइए इधर 5वां नंबर। 5वां नंबर ये कह रहे हैं कि 38x की घात 3 y की घात 2 और z का जो है भाग देना है 19xy² में। तो देखिए 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी 38, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इधर x की घात 3 है, इधर केवल 1 है, तो 2 3 में से 1 घट जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो x की घात 2 बच गया। और y की घात 2 है, y की घात 2 इधर भी है, ये तो वर्क कैंसिल हो गए। अब z बचा है तो z तो अकेले बचेगा। तो देखो कितना बच गया, इधर से 2 आ जाएगा, इन दोनों से बच जाएगा x की घात 2 और इधर से y कैंसिल के बाद z। अब ये देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, 2x² z, ये लिखा है c में, तो c में आप गोला लगा लीजिए। ऐसे करना है, ठीक है जी। अब 6वां नंबर ये कह रहे हैं कि दिए हुए पदों में सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे कि अभी पहला प्रश्न वाला हल करके आए हैं, तो इसमें एक दिया है 2y और 24xy, और दूसरा दिया है 21ab और 49ab का स्क्वायर या वर्ग, ठीक है जी। तो 2y को अलग अलग तोड़ के देख लीजिए। अब इसको जो है विस्तार से करना है, तो 2y को तोड़ेंगे तो 2 गुणे y लिख सकते हैं। 24xy को करेंगे तो 24 का गुणनखंड होता है 2 2 2 और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, और x और y, ठीक है। सारों का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो 2 इधर है, 1 2 इधर है, तो पहले 1 लिख लीजिए। फिर इधर y दिख रहा है तो यहाँ भी y दिख रहा है, ये भी लिख लीजिए। अब ऊपर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, जब कुछ है नहीं तो बस जो दोनों में है वही सार्व गुणनखंड कहलाता है। तो इन दोनों में से क्या मिल गया, 2y, यही सार्व गुणनखंड है। ऐसा ही इसमें कर लीजिए। तो 21ab को ले रहे हैं, तो 21ab को कितने, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 3 और 7 और a और b में आ गया।
इसको लेंगे तो ये 7 और 7 ए और 2 ठो बी हैं, बी स्क्वायर में 2 ठो बी। सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा, इन दोनों में से 7 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से ए निकल आएगा, इन दोनों में से बी, तो 7 ए बी, यही सार्वगुणनखंड हो गया। अब देखिए 7वां नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसको गुणनखंड करना है। 5x धन 20, तो जैसे अभी किए था वैसे ही करते चलिए तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। 5x का हल करेंगे तो 5 गुणे x हो गया, और 20 को हल कर रहे हैं तो 2 2 5 यानी 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड निकला है। अब इनको क्या करना है, जोड़ दीजिए। जोड़ने से क्या हो गया, इधर वाला मान 5x का मान जो इधर लिखा था वो इधर लिख दिया, 20 वाले का मान इधर लिखा था इधर लिख दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन हो, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसको बाहर निकाल लिया है, तो इधर से x बचा और इधर से 2 गुणे 2 अर्थात 4, तो 5 ब्रैकेट में इधर x धन 4, यही इसका गुणनखंड होगा। समझ पा रहे हैं। इसी तरह जो है, जो ये बी पार्ट है 6ab ऋण 9ac, तो 6ab को अलग कर लीजिए, तो 2 गुणे 3 गुणे ए और बी में टूट गया है गुणनखंड, और 9ac में 3 गुणे 3 गुणे ए गुणे सी में हो गया। अब एक साथ रख के घटा दीजिए। अब इधर देखिए 3 गुणे ए जो है ये अलग कर लीजिए, तो इधर से मतलब दोनों में कॉमन है, तो इधर से बच गया 2b और इधर से बच गया 3 और सी, तो 3c है। बस हल कर दीजिए। हल क्या करना है, इकट्ठा रख दीजिए, 3a इधर से 2b माइनस 3c, यही इसका गुणनखंड हो गया। अब भाग दीजिए यानी विभाजन करना है, तो 18a की घाते 6 b की घाते 7 में 3a की घाते 2 b की घाते 4 का भाग देना है। तो भाग दे देते हैं। ये एक बार इसको दोनों तरीके से हल करते हैं। एक बार विस्तार से करते हैं, मतलब इसका फैलारा करके लिख दें, मतलब फैल के लिख देते हैं। जैसे 18 है तो 2 इसका 18 का गुणनखंड, फिर a की घात 6 तो एक 6 बार लिख दिया, b की घात 7 तो b की घात 7 बार लिख दिया। ये आप दूसरा ये भी तरीका अपना सकते हैं कि वो जो अभी पीछे घात और घातांक पढ़ा था ना, आप उसका इस्तेमाल करके सीधे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, लेकिन एक बार ऐसा भी करके देख लो। तो 3 और a की घात 2, तो 2 बार लिख दिया, b की घात 4 तो 4। अब जो ऊपर नीचे जो कॉमन है उसको काट दीजिए, तो कुछ जो कट रहा है देख लीजिए वो काट दिए गए हैं। जो बच रहा है इधर 2 और 3, 2 3 6, और a कितने बचे हैं, 1 2 3 4, तो a की घाते 4, b कितने बचे हैं 1 2 3, तो b की घात 3, नीचे सब गायब हो गया, मतलब सब एक एक आ गया। इसमें अब हम घातांक का इधर वाले में 33x स्क्वायर वाई की घाते 4 जेड की घाते 6 में भाग देना है 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की घाते 3 का। तो इसमें हम जो घातांक के नियमों का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है जी, तो अंक में तो भाग देना ही पड़ेगा, 11 3 33, तो अंक मिल गया हमारा गुणांक यानी कि 3। अब देखिए x की घाते 2, तो x की घाते 2 ऊपर गया तो ये घात घट गई, y की घाते 4 तो ये ऊपर चला गया तो y की घातों में 2 में घट गया, और इधर 6 और नीचे से गया तो ये 3 घट गया। घातांक के नियमों का इस्तेमाल हो गया। अब ये 3 वही है, 2 में 2 घट गया तो 0, y की घात इधर 4 में 2 तो 2, जेड में 6 में 3 तो 3। तो x की घाते 0 का मतलब होता है, या किसी भी अंक का घात मतलब होता है 0, मतलब 0 होने पर 1 हो जाता है, तो 3 गुणे 1 अर्थात ये 3 में बदल गया। अब इधर वाई स्क्वायर और जेड की घाते 3 बचा है। अब फिर से आ गया, भाग दीजिए, तो 9z स्क्वायर ऋण 21z में भाग देना है 3z का। दूसरा कह रहे हैं 5x की घाते 3 धन 15x स्क्वायर में भाग दे देना है x इंटू एक्स धन 3 का। तो आ जाइए भाग देते हैं। तो ये ले लीजिए पहला वाला, इधर ये पहले वाले का सवाल उतारा। देखिए इन दोनों से जो कॉमन निकलता है पहले वो निकाल लीजिए, तो भाग देने में आसानी रहेगी। तो देखो 3 दोनों में भाग चला जाता है, तो 3 इधर से निकाल लाएगा, 1 जेड इसमें से, 1 जेड इसमें से निकाल लीजिए तो बाहर आ गया। अब जब 3 जेड निकल गया तो इधर से 3 और जेड बचा, इधर से जेड 3 जेड निकल गया तो 3 7 21 7 बचा। अब इसको क्या है, भाग यानी अंश बटे हर के रूप में लिख दीजिए। 3 जेड से 3 जेड कट गया तो यही भर बच रहा है, यानी 3 जेड ऋण 7 बच गया है। बी वाला देख लीजिए, बी वाला क्या कह रहे हैं, बी वाला प्रश्न भी यही है। तो इसमें क्या है, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 निकाल लिए, इधर इधर दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर लिख लिए, तो इधर से एक्स बचा, इधर से 3 बचा, और भाग दे दिया एक्स और एक्स धन 3 का। अब क्या करना है, वही जैसे इधर लिखा था, अंश बटे हर में लिख लिया, एक एक्स इधर का, एक एक्स इधर का। अच्छा 5x स्क्वायर को हमने खोल लिया है, ठीक है।
काटने में आसानी रहेगी। इधर से इधर कट गया और इधर से ये कट गया। अब इधर से केवल 5 गुणे x यानी 5x बचा, यही भाग का हो गया। अब 10वां प्रश्न कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कर देते हैं। x² धन 7x धन 12 है। देखो अब दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले सामान्य तरीका, ये जो भी है ये देखिए, ये किसमें है, वर्ग पद होना चाहिए, तो ये भी वर्ग पद होना चाहिए। अगर ये वर्ग पद नहीं है तो फिर क्या करो, इस बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि इसका जो जोड़ या घटा बन के ये 7 बन जाए और इसके अंदर जितने भी गुणांक आए यानी जो भी अंक आए उसका गुणनफल ये बन जाए। तो 7 को हम 4 और 3 में जोड़ सकते हैं, तो 4 और 3 7 बन जाएगा और 4 में 3 का गुणा 12 होता है। ये ध्यान रखना है कि इधर वाला जो संख्या बीच का जो गुणांक है वो ऐसे तोड़िए कि इनका जोड़ या घटा यानी कि वो 7 बन जाए और उनका यानी योग मतलब 7 बन जाए और उनका गुणनफल किनारे वाला जो अचर राशि बची हुई है वो बन जाए। ठीक है, तो ये बना लिया हमने। अब इनको क्या करना है, खोल दीजिए। x² वही है, 4 का x में गुणा 4x, 3 का x में गुणा 3x और 4 गुणे 3 है ही। अब दो अंक ले लीजिए, जिससे क्या है दो मतलब ये जो पद ले लीजिए। इससे क्या होगा कि कुछ जो कॉमन निकलता है निकल आएगा। इससे इसको लिया तो इसमें से x ले लिया, इधर से x बचेगा, इधर से 4, इसमें से क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों से 3 निकाल लेंगे, तो इधर से x बचा, इधर से अभी भी 4 बचा है। अब ये पद और इधर ये पद बचा, इन दोनों में x धन 4 कॉमन है तो वो बाहर निकाल लीजिए, तो इधर से बचेगा x और 3, तो यही इसका गुणनखंड होता है। अब दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में इसको 2 प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 लिखे हैं लेकिन आप एक ही प्रकार से, चाहे ये लिख लेना चाहे ये लिख लेना, ठीक है, समझने के लिए दोनों लिख लो। यहाँ पर देखिए x² ऋण 10x धन 25। अब देखिए किनारे किनारे जो होते हैं ये पूर्ण वर्ग होते हैं, तो x² तो पूर्ण वर्ग है, 25 को हम 5 का वर्ग बना सकते हैं, तो 5 का ये भी पूर्ण वर्ग हो गया। जब पूर्ण वर्ग हो जाता है तो ये बीच वाला क्या होता है, वो जो सर्वसमिका होती है उसके रूप में तोड़ सकते हैं। तो यानी इधर x इधर 5, तो इधर वाला और 2 का गुणा रहता है, तो 1x तो इधर से मिल जाएगा, 5 इधर से मिल जाए, तो 5 और x दोनों प्राप्त हो गया, बचा क्या 2, तो 2 इसका किनारे कर लीजिए, तो ये एक सर्वसमिका बन गई। और सर्वसमिका बन गई तो इसका मान होता है x² ऋण 2ab और धन b² किसके मान होता है, a ऋण यानी a ऋण b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह 5 है, तो यानी कि x ऋण 5 का होल स्क्वायर या वर्ग हो गया, पूरे पूर्ण वर्ग। ठीक है, दूसरा तरीका जैसे इधर किया था वैसा करना है, तब क्या करोगे, तो इसको आप वैसा ही लिख लो, x² ऋण ये 25 तो पूर्ण वर्ग बना ही लिखा है, आप अगर नहीं भी लिखना तो 25 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको ऐसा तोड़ो कि इसका जोड़ ऋण 10 बन जाए, तो ऋण 5x ऋण 5x तो ऋण 10x बन जाता है, और 5 में 5 का गुणा 5 5 25, ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये 25 बन जाएगा धनात्मक। अब फिर वही जैसे इसको किया था, इन दोनों में से x निकाल के इसका पक्ष कुछ ले लीजिए कॉमन, इस दोनों में से 5 निकाल के जो बचा वो अंदर कर दीजिए। अब x ऋण 5 दोनों में बचा है वो इधर कर लीजिए, इधर से x बचा इधर से 5, तो ये बन गया, और वही आ गया x ऋण 5 इंटू x ऋण 5, इसका मतलब x ऋण 5 का वर्ग, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए दोनों तरीके आपको आना चाहिए। ठीक है, 11वां देखिए, 16x² में से 49 घट गया है, के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो लिखिए 16 क्या होता है, 4 का वर्ग होता है, x तो पहले से वर्ग है, तो 4x का वर्ग हम लिख सकते हैं 16x² को, और 49 होता है 7 का वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग। अब ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, अब देख लीजिए ये a² ऋण b² का फार्मूला लगा दीजिए सर्वसंख्या से, है ना, वो होता है a धन b इंटू a ऋण b, एक बार इसके साथ जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, यही सर्वसंख्या का हल हो गया, यही गुणनखंड है इसका। अब दूसरा यानी 12वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो चलो कर देते हैं। x² धन yz धन xy धन xz, एक काम करिए, इनको देखिए z इसके पास है तो इसके पास लीजिए, x वाला इसके पास है तो इसके पास ले लीजिए, तो x² ये वाला x यहाँ से ले लीजिए, ये वाला इसके पास रख दीजिए। अब क्या है, इन दोनों में से x निकाल गया, इन दोनों से y कॉमन ले लिया, तो x धन y अंदर आ गया इसमें। अब इन दोनों से x धन y निकाल लिया, तो इधर से x और इधर से z, ये हो गया इसका गुणनखंड। 13वां नंबर भी देख लीजिए, 13वां नंबर ये कह रहे हैं कि
इनका भी गुणनखंड करना है जैसे अभी किया है। तो 8x की घाते 3 धन 24x स्क्वायर वाई में से 32x वाई स्क्वायर घटाना है। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, इसमें पहले देख लीजिए, इसमें कुछ हल्का करिए। इसको हल्का कैसे करेंगे, इसमें से देखिए उभयनिष्ठ क्या है, इधर 8 है, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32 का मतलब 8 सब में कॉमन है। फिर इधर एक x इधर है, इधर x स्क्वायर है, इधर x की घात 3, इनमें से हम x भी निकाल सकते हैं। तो जब 8x निकाल लिया तो इधर से कितना बचेगा, x स्क्वायर, इधर से बचेगा 8 तिरिक 24 3, x एक निकल गया तो एक्स वाई बचा, और इधर से 8 चौके 32 यानी 4 निकल गया, 8 निकल गया तो 4 और वाई स्क्वायर बचा। अब इसको हल कर लीजिए बस। तो 8x तो बाहर है, एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये यहाँ पर हमको 4 चाहिए ऋण के, और यहाँ पे जोड़ने पे 3, तो 4 और 1 में तोड़ दिया, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 मिल जाएंगे, और 4 में 1 का गुणा करेंगे तो यानी ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 4 बन जाता है। यानी कि हम 3xy को 4xy में से xy घटा के लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको गुणनखंड करना है। अब इधर ये 8x तो पहले से, इन दोनों में से x बाहर निकालिए तो इधर से x बचा, इसमें से y 4 और y बचा। इधर से क्या करें, ऋण y निकाल लेंगे तो इधर से x बचा, इधर से 4y बचा। तो x धन 4y बाहर निकालेंगे तो इधर से x ऋण y बचा। बस हल कर खोल दीजिए ब्रैकेट, तो 8x और ये वाला x धन 4y और x ऋण 4y, ये हमारा पूरा गुणनखंड आ गया। अब 14वां नंबर देख लीजिए, इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है 25 ऋण a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर में से 2ab घटना है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये 25 भी ऑलरेडी 5 का वर्ग होता है ना, पूर्ण वर्ग होता है, और a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर ऋण 2ab में से सारे में से ऋण कॉमन निकाल ले तो ये धनात्मक पद बन जाएंगे। और धनात्मक पद आप ध्यान से देखिए, ये सर्वसमिका बन रहा है, और सर्वसमिका क्या होता है, a धन b का होल स्क्वायर की सर्वसमिका है। तो हम इसकी जगह ये लिख देते हैं। अब फिर से एक सर्वसमिका बन गई, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर की सर्वसमिका, तो उसमें फिर a धन b a ऋण b, यानी एक बार इसको जोड़ के रख दीजिए, एक बार इसको घटा के रख दीजिए, और सब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पद बन जाएगा। यही इसका गुणनखंड है। अब 15वां नंबर देख लीजिए, इसमें 45 का गुणा है, यानी ब्रैकेट के बाद x की घाते 4 ऋण 7x की घाते 3 धन 12x की घाते 2 को 5x इंटू x ऋण 3 से भाग दीजिए। तो चलो भाग दे देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, हल्का कर लेते हैं। इनमें से 45 तो ये है, इसमें से x स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो ये बच गया है x स्क्वायर, इधर से बच जाएगा 7x, इधर से 12, और ये पद वैसा का वैसा है। ठीक है जी। अब चूंकि काट पीट करना पड़ेगा आगे, तो इसको थोड़ा और हल्का कर देते हैं। इसको 45 को 5 गुणे 9 में कर लीजिए, या 3 गुणे 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर को 2 बार अलग अलग कर लीजिए और इसको हल करते चलते हैं। 7x को कैसे हल करेंगे, तो ये ऋण 4 ऋण 3 में करेंगे तो 4 और ऋण 4 ऋण 3 तो बन जाएगा ऋण 7, और ऋण 4 में ऋण 3 का गुणा करने पर 12 आ जाता है। तो ये इसमें टूट जाएगा। ठीक है जी। और ये वैसा ही पद है, इससे कॉमन ले लेंगे तो x, इससे कॉमन लेंगे तो 3 ऋण 3 बाहर आएगा तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। इन दोनों से x ऋण 4 बाहर लेंगे तो इधर से x ऋण 3। ठीक है, सीधा लिखते चलते हैं क्योंकि जगह भी सीमित है। तो अब पूरा पद देखिए क्या बन गया, 5 गुणे 9 और इधर से x और एक x से इधर से x ऋण 4 इधर दोनों से कॉमन और x ऋण 3 और इसका इधर भाग हो गया। तो 5 गुणे x गुणे 3 x ऋण 3, ये से ये कट गया, इधर से ये कट गया, इधर से ये कट गया, इधर बचा 9, इधर बचा x और इधर बचा x ऋण 4। यही इसका भागफल है। तो इस तरह ये पाठ भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।